तो ये चीज समझ में आई है कि पहले घंटे में यानी कि स्टार्टिंग में बैक्टीरियाज का काउंट 30 है, तो जो स्टार्टिंग हुई यहाँ पे कोई घंटा बीता ही नहीं है। जैसे ही आपने देखा तो यहाँ पे 30 बैक्टीरियाज थे, तो अभी तो टाइम बीता ही नहीं। अब आपने स्टार्टिंग में ऑब्जर्व कर लिया, देख लिया, समझ लिया कि काउंट कर लिया ये 30 बैक्टीरियाज हैं। अब पूरा 1 घंटा बीत गया, फिर आपने दोबारा काउंट करा तो डबल हो गए, यानी कि 60 हो गए बैक्टीरिया। उसके बाद आपने फिर 1 घंटा बीत जाने दिया, फिर आपने देखा कितने काउंट हो गए, तो जो लास्ट वाली वैल्यू थी 60 उसका डबल हो गया 120 हो गए। यानी कि पहले तो मैं उसको लिख देता हूं क्वेश्चन के हिसाब से, हर 1 घंटा बीतने के बाद, यानी कि अब 1 घंटा बीता 1 आवर, 1 आवर के बाद जो काउंट आया वो कितना आया, पहले वाले काउंट का डबल आया, यानी कि 30 इंटू 2 डबल। फिर 1 घंटा बीत गया, अब जो काउंट आएगा वो कितना आएगा, प्रीवियस काउंट का डबल, यानी कि प्रीवियस काउंट था 30 इंटू 2, उसका फिर डबल हो जाएगा 30 इंटू 2। और फिर 1 घंटा बीत गया, तो अब जो काउंट बनेगा उनका काउंट, मतलब उनको काउंट करोगे तो कितना आएगा, प्रीवियस काउंट का डबल, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 30 इंटू 2। अब मैं इन वैल्यूज को लिख देता हूं, ऐसे ही चलता रहेगा आगे एंड सो ऑन। ठीक है, तो मैंने 3 डॉट लगा दिए आगे। तो अब इसकी कैलकुलेशन लिख लेते हैं, यानी कि इसका मतलब बना 30, इसका मतलब बना 60, इसका मतलब बना 120 और इसका मतलब बना 240। ठीक है, ये कितना 1 घंटा बीतने के बाद, ये कितना 60 जब चेक कर लिया था तो भी 1 घंटा बीतने का वेट करा हमने, फिर इसके बाद फिर मैंने 1 घंटा बीतने का वेट करा। पहले बताओ ये वाली बात समझ में आई है कि नहीं आई है? आई है। ठीक है, तो अब ये तो चीज समझ में आ गई कि ये एक जीपी फॉर्म हो रहा है। ये सीक्वेंस जो बन रहा था, ये पहले हमने लिख दिया सीक्वेंस करके कि ये सीक्वेंस बना, यहाँ पे 30 था, फिर अगली टर्म 30 इंटू 2, उससे अगली टर्म फिर मल्टीप्लाई बाय 2, उससे अगली टर्म फिर मल्टीप्लाई बाय 2, तो वो जीपी ही बनेगा क्योंकि एक कॉमन नंबर 2 है जो सबसे मल्टीप्लाई होकर अगली अगली टर्म को ला रहा है। जीपी बनता है, समझ में आ गया हमें। अब यहाँ पे इस बात को समझना होगा कि जो आपने कहा कि 2 घंटे के बाद एट द एंड ऑफ, यहाँ पे कह रहा है हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर। 2 घंटे के बाद कितने बैक्टीरिया होंगे, 4 घंटे के बाद कितने बैक्टीरिया होंगे, और एन घंटों के बाद कितने बैक्टीरिया होंगे, एन घंटे बीत जाएंगे तो। ठीक है, तो ये जो स्टार्टिंग है ये 0 आ रहा है, यानी कि यहां पे हमने शुरू में काउंट करना शुरू करा था। जैसे हमने देखा कि यार किसी कल्चर के अंदर कितने बैक्टीरिया हैं, हमने काउंट करा तो वो 30 बने, उस टाइम पे 3 बने, तो यहां पे कोई टाइम बीता ही नहीं। अब मैंने 1 घंटे का वेट करा, तो 1 घंटे के बाद मेरे को कितने बैक्टीरिया मिल गए उसमें, काउंट 60। फिर 2 घंटे के बाद कितने मिल गए, आफ्टर 2 आवर, ये हो गया आफ्टर 1 आवर। ठीक है, अब ये 120 आया आफ्टर, अब 2 आवर, ये कहां से काउंट कर रहा, 2 आवर स्टार्टिंग से, यानी कि स्टार्टिंग मतलब जब 30 बैक्टीरिया हमने काउंट करते उसके 2 घंटे बीत गए तो मेरे को काउंट मिला 120। ठीक है, ऐसे ही 240 काउंट मिला, 120 वाले से तो 1 घंटा ही आगे चले, लेकिन स्टार्टिंग से 3 घंटे के बाद मिला, ये आफ्टर 3rd आवर, 3 घंटे के बाद है, या एट द एंड ऑफ 3 आवर। ये बात समझ में आती है अभी इतनी? हार्दिक कहां गया, दिख नहीं रहा, हाँ हार्दिक दिख गया। हाँ ठीक है, अब अगर मैं जीपी की हिसाब से देखूं तो ये बनती है फर्स्ट टर्म, इसको मैं किसी और कलर से लेता हूं, ये बनती है फर्स्ट टर्म, ये बनती है सेकंड टर्म, ये बनती है थर्ड टर्म, और ये बनती है फोर्थ टर्म। ठीक है, अब जब इसका आप पोजीशन देखते हो और उसके आर को देखते हो तो उसमें क्या हो रहा है, जितने भी आर बीत रहे हैं, जैसे कि 1 घंटा बीता तो वहां पे टर्म कौन सी बनी, सेकंड। जब 2 घंटे बीते तो टर्म कौन सी बनी, तीसरी। जब 3 घंटे बीते तो कौन सी टर्म बनी, फोर्थ टर्म। यानी कि जितने घंटे बीतने के बाद आप बैक्टीरिया का काउंट पूछ रहे हो, एक्चुअल में उस जीपी की एक टर्म बन के, एक टर्म बढ़ के बन रही है वो, यानी कि 3 घंटे के बाद कितने बैक्टीरिया होंगे, यानी कि उस जीपी की फोर्थ टर्म बनेगी वो। संभव, सॉरी हार्दिक, समझ में आया टर्म की पोजीशन का घंटों के बीतने से कैसे रिलेशन बनाया? जैसे कि यहाँ पे 0 आर था, तो यानी पे यहां स्टार्टिंग थी, तो स्टार्टिंग का मतलब 0 आर का मतलब 0 में 1 प्लस कर दिया तो वो फर्स्ट टर्म बन गई, ऐसे हुआ। यानी कि टर्म की पोजीशन और घंटे का बीतना आपस में मिल पा रहा है, लेकिन एक बढ़ के, जितने घंटे बीते उसमें एक बढ़ा दो तो वो उस जीपी की एक टर्म बन रही है एक तरीके से। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यस, ये हमने ये रफली ये चीज को लिखा और इससे हमने ऑब्जर्व करा, तब मैं ऐसे लिख रहा हूं। ये रटा हुआ कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई फॉर्मूला चला के चल रहे हो। ये लिखने के बाद हमने देखा, समझा कि यार ये हो रहा है एक्चुअल में, कि जितने घंटे बीत रहे हैं, 1 घंटा बीत रहा है तो एक्चुअल में जो टर्म की पोजीशन आ रही है वो दूसरी आ रही है। 2 घंटे बीचे तो एक्चुअल में इस जीपी की वो तीसरी पोजीशन आ रही है। 3 घंटे बीचे बीते
नॉट बीचे। 3 घंटे, 3 घंटे बीते, यानी कि 3 घंटे बीते आफ्टर 3 आवर्स, उसकी जो वैल्यू बन रही है वो एक्चुअल में जीपी की 4th पोजीशन बन रही है। तो ये मुझे समझ में आ गया। अब मैं रिलेशन अब बना सकता हूँ आराम से, किसी भी कितने भी घंटे के बाद का आप बैक्टीरिया का काउंट पूछ रहे हो तो। ठीक है, तो क्या पूछा आपने क्वेश्चन में? 2 घंटे के बाद। ठीक है, नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर्स। 2 घंटे बीत जाने के बाद बैक्टीरियाज का काउंट कितना होगा वहां पे उस कल्चर में? तो 2 घंटे बीतने के बाद, मतलब कि जितना भी आवर्स आप बिता रहे हो, यानी कि उसके बाद की वैल्यू पूछो, तो एक्चुअल में टर्म की पोजीशन क्या बनेगी उससे एक बढ़ के, यानी कि थर्ड टर्म। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे ये रफली भी चेक कर पा रहे हो, 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए, तो यानी कि टर्म कौन सी बनी? तीसरी टर्म बनी, यानी कि वो तो 120 आ रहा है। ये डायरेक्टली भी लिख सकते थे, नहीं तो रूल का यूज करना तो रूल का यूज कर लो, ए आर n-1, यानी कि ए आर 2 बन जाएगा। ठीक है ना? और ए की वैल्यू कितनी है? 30, और आर की वैल्यू कितनी थी? यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो 30 इंटू 4 120। आया जी समझ में सबको? यस सर। हाँ, फिर ऐसे ही आपने पूछा अगले पार्ट में, एट द एंड ऑफ 4 आवर कितने बैक्टीरिया होंगे वहां पे? तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 4th आवर या 4 आवर्स, 4 घंटों के बाद वहां पे कितने बैक्टीरिया होंगे? तो यानी कि 5th टर्म निकालनी है। ठीक है ना? कितने घंटे बीते? 4 घंटे, लेकिन टर्म एक फालतू आ जाएगी, टर्म की पोजीशन एक फालतू रहेगी, वो वहां से हमने समझा इस बात को। तो ए आर पावर 4, ए का मतलब 30 और आर का मतलब था यहाँ पे 2 पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 480। ठीक है, ऐसे ही आपने पूछा nth आर के बाद कितने बैक्टीरिया होंगे? nth आर के बाद कितने बैक्टीरिया होंगे, यानी कि टर्म कौन सी बनेगी इससे एक बढ़ के? n+1, और n+1th टर्म को निकालना है तो क्या होगा? ए आर की पावर n-1, n-1। ये चीज समझ में आनी चाहिए कि n की जगह पे इस बार n-1 n+1 लगेगा और उसमें से एक माइनस करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे r की जो पावर बनती है वो टर्म की पोजीशन से एक कम बनती है, तो टर्म की पोजीशन से एक कम कर दिया, सीधी सी बात है, ज्यादा लफड़े में मत पड़ो। जीपी के अंदर जो टर्म की पोजीशन होती है और उस फॉर्मूला, उसका जो रूल बनता है, जो फॉर्मूला बनता है, आर की कौन सी पावर लिखी जाती है? जो टर्म की पोजीशन होती है उससे एक कम, यानी कि 5th टर्म में आर की वैल्यू 4 आ रही थी, आर की पावर 4 आ रही थी, 3rd टर्म में आर की पावर 2 आ रही थी, कैलकुलेशन के हिसाब से फॉर्मूले में लगाने के बाद। ऐसी n+1th टर्म के लिए आर की वैल्यू कितनी आएगी? इससे एक कम हो जाएगी, n+1 -1 हो जाएगा, यानी कि मेरे बेटे आ जाएगा ए आर की पावर n। ए की वैल्यू है 30, आर की वैल्यू थी 2, और इसकी पावर कितनी? n। इसको मैं सॉल्व नहीं कर सकता, तो ये ऐसे ही रहेगा आंसर। तो ये 3 मेरे आंसर वाले पार्ट हैं कि 2 घंटे के बाद या 2nd आवर के बाद इतने बैक्टीरिया होंगे, 4 आवर्स के बाद इतने बैक्टीरिया होंगे, और nth आवर के बाद इतने बैक्टीरिया होंगे उस कल्चर के अंदर। बोलिए जी, बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई सर। कहाँ गया? 9.3 है ना? कौन सा क्वेश्चन? ये रहा 120 480, थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको। 120 480 है 30 2 की पावर n। ये तीसरे का आंसर है, दूसरे का और ये पहले पार्ट का। मैच कर गया? समझ में आ गया? बता दो मेरे को, नहीं तो फिर मैं कुछ और करूं काम। बढ़े आगे? यस। क्वेश्चन करते हैं अगला, कॉपी। यहाँ क्या कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर? व्हाट विल ₹5000 अमाउंट टू इन 10 years आफ्टर इट्स डिपॉजिट इन ए बैंक विच पेज एनुअल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंड इंटरेस्ट तुमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है,
ठीक है, यहाँ तो कंपाउंड इंटरेस्ट का रूल लगा के चल लो, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगा के चल लो। यहाँ पे पूछ रहा है कि 500 रुपये जो है वो 10 साल के बाद कितने बन जाएंगे अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हो हमारा 10% और इंटरेस्ट जो है वो कंपाउंडेड एनुअली है। ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली भी हो सकता है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली भी हो सकता है, कंपाउंडेड क्वार्टरली भी हो सकता है और कंपाउंडेड मंथली भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो है कंपाउंडेड एनुअली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली पूछे जाते हैं। लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है कि हम उन पे भी काम करें। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का तो टॉपिक ही अलग है छोटी क्लासेस के अंदर। कुछ साल पहले ये, कुछ साल नहीं मतलब करीब मेरे हिसाब से नाना करते हुए भी करीब 13 साल पहले करीब 9th क्लास के अंदर ये टॉपिक था पूरा, कंपाउंड इंटरेस्ट का और सिंपल इंटरेस्ट का पूरा एक डिटेल में एक पूरा चैप्टर था 9th क्लास के अंदर। वो 10-12 साल से हट चुका है, बुक चेंज हुई थी उससे उसके बाद हट गया था, पहली बुक में था, पुरानी वाली बुक में। तो अब इसके अंदर क्या पूछ रहा है वो समझ में आया? क्वेश्चन क्या है कि 10 साल के बाद 500 रुपये जो हमने जमा कराए होंगे, बैंक की बात कर रहे हैं कि हाँ बैंक की बात कर रहे हैं, बैंक में जब हम जमा कराते हैं 500 रुपये तो 10 साल के बाद हमें कितना पैसा मिलेगा या कितना पैसा हमारी पासबुक के अंदर हो जाएगा, हमारे अकाउंट के अंदर हो जाएगा अगर 10% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलता है और वो भी कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंड जो होता है इंटरेस्ट वो एनुअल होता है, ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली। इसका मतलब क्या हुआ, ये कंपाउंड इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे की जाती है मालूम है आप लोग को? बताओ, कंपाउंड इंटरेस्ट की नहीं मालूम? किसी को भी नहीं मालूम आप में से? फॉर्मूला भूल गए। फॉर्मूले को तो मारो गोली, फॉर्मूला भी मैं समझा दूंगा, फॉर्मूले को छोड़ो। इसका लॉजिकली समझ में आता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या कैसे इंटरेस्ट मिलता है हमें, और नॉर्मल सिंपल इंटरेस्ट के अंदर, नॉर्मल वही हो गया ना सिंपल इंटरेस्ट, उसके अंदर कैसे इंटरेस्ट मिलता है। सर कंपाउंड में ना प्रिंसिपल चेंज होता रहता है। हाँ, मतलब कि यहाँ पे हमें फायदा ज्यादा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर। कैसे? जैसे मान लो 500 रुपये तुमने जमा कराए और तुम्हारे को इंटरेस्ट मिला, इस पर 10% गई, तो कितना इंटरेस्ट मिल गया तुम्हारे को? 50 रुपये का इंटरेस्ट मिल गया। ठीक है, तो एक साल के बाद तुम्हें मिलेंगे 550 रुपये। अब जब दूसरे साल के लिए इंटरेस्ट मिलेगा तो वो 500 रुपये पे नहीं मिलेगा, अब 550 रुपये में मिलेगा, क्योंकि अब तुम्हारे पास अकाउंट में तुम्हारे 550 रुपये हो चुके हैं, तो वो इसको प्रिंसिपल लेके चलेगा। अब इसका 10% निकलवाएगा वो, यानी कि इसका 10% आएगा 55 रुपये। तो अगले साल जो अमाउंट मिलेगा, यानी कि एक साल के बाद मिला 550 रुपये, अब 2 साल के बाद जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 550, यानी कि टोटल अमाउंट मिलेगा, नॉट प्रिंसिपल, खाली इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट तो 50 रुपये का आया, टोटल अमाउंट कितना हमारी पासबुक में शो कर रहा होगा वो 550 रुपये एक साल के बाद, और दूसरे साल के बाद 550 रुपये 55 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा। तो जो भी कैलकुलेशन आ रही होगी वो हमारे को मिल जाएगी। ये इस तरीके से कैलकुलेशन होती है। तो यहाँ पे साल दर साल तुम्हारा प्रिंसिपल बढ़ता रहेगा, या अगर तुम पैसे निकलवाओगे अपने अकाउंट में से तो वो घटता भी रहेगा। बात समझ में आ रही है? फिक्स नहीं रहता प्रिंसिपल, फिक्स भी रह सकता है, यानी कि तुमने हर साल 50 रुपये का इंटरेस्ट जो है वो निकाल लिया, हर साल 50 रुपये का इंटरेस्ट है वो निकाल लिया, तो तुम्हारा प्रिंसिपल फिक्स होता चला गया 500 500 500 500। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही? आ रही। बाकी बच्चे भी बताओ आ कि रही है सर। हमें इस तरीके से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप कर भी सकते हो, इस तरीके से कैलकुलेशन कर भी सकते हो, समझ में तब भी आ जाएगा। मैं दोनों तरीके से आपको करवा सकता हूँ। पहले आप लॉजिकली समझ लो कि इसका मीनिंग क्या होता है। जैसे कि आपने स्टार्टिंग में 500 रुपये जमा कराए थे, आपको 10% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलना था, तो पहले साल का इंटरेस्ट कितना आ गया? 50 रुपये। तो एक साल के बाद आपको कितना पैसा मिल गया? एक तरीके से 550 रुपये मिल गया। अगर आपने कुछ भी नहीं निकलवाया तो अब आपको 550 रुपये पे इंटरेस्ट मिलेगा अगले साल के लिए। तो 550 का 10% निकालोगे 55 रुपये आएगा, तो इस पे 55 रुपये प्लस होके मिलेगा। अगले साल का प्रिंसिपल तुम्हारा ये हो जाए, मतलब कि अगले साल का 2 साल के बाद तुम्हारी पासबुक में इतना पैसा शो करेगा, जो भी प्लस करके आएगा। 5 5 और 5 10 और 605 रुपये। ठीक है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट जो होता है उसके अंदर हर साल तुम्हारे को सिर्फ 500 रुपये पे ही इंटरेस्ट मिलेगा। 500 पे 50 रुपये हो गए तुम्हारे 550 रुपये, लेकिन उसके अगले साल भी तुम्हारे को सिर्फ 500 पे ही इंटरेस्ट मिलेगा, 10% का सिर्फ वो 50 रुपये मिलेगा। हर साल का तुम्हारा इंटरेस्ट सिर्फ 50 रुपये जुड़ता रहेगा। लेकिन यहाँ पे देखे तुमने, पहले साल 50 रुपये का इंटरेस्ट था और दूसरे साल 55 का हो गया, और तीसरे साल तुम्हारा अब 605 रुपये का 10% यानी कि 60 रुपये 50 पैसे हो गया। तो यानी कि यहाँ पे इंटरेस्ट हर साल मुझे 5-5 रुपये या 5 रुपये 50 पैसे, जो भी कैलकुलेशन बनेगी वो बढ़ के ही मिलेगी मुझे। प्रभु समझ में आया कि नहीं आया? आया सर। आया। ये होती है कंपाउंड इंटरेस्ट की कैलकुलेशन। लेकिन आप इस तरीके से आगे
पढ़ भी सकते हो और चाहो तो सिंपल कैलकुलेशन भी कर सकते हो। जो फॉर्मूला है, मैं फॉर्मूला लिख के दिखा रहा हूँ। जब कंपाउंड इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होती है तो वहां पे डायरेक्टली हमारे पास अमाउंट निकलता है, वो निकलता है P1 प्लस आर अपॉन में 100 पावर T। इस रूल से निकलता है, ठीक है। ये है प्रिंसिपल, ये है रेट ऑफ इंटरेस्ट और ये है टाइम, ठीक है। तो क्या प्रिंसिपल तुमने कितना पैसा जमा कराया वो, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, और कितने साल के लिए, वो तुम्हारी कैलकुलेशन आ जाएगी। या तो इस तरीके से कर लो, तो यहाँ पे तो तुम्हारा फिर ये जो लॉजिक है ना, ये कहने का मतलब है जो जीपी वाला काम है वो यहाँ पे होगा नहीं, फिर यहाँ पे तुम्हारा डायरेक्टली बन जाएगा। तो मैं इस तरीके से नहीं कराता, मैं उसी बेसिक रूल से ही कराता हूँ, यानी कि जो जीपी बनाए तुम्हारा, ठीक है। तो प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर, पहले साल के लिए जो प्रिंसिपल है क्वेश्चन के हिसाब से वो है 500 रुपये का। रेट ऑफ इंटरेस्ट है तुम्हारे पास 10% और कंपाउंडेड है एनुअली, ठीक है। तो इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर कितना आ जाएगा, 500 का 10%, कितना आएगा यार, ये 50 रुपये, है ना। एक सेकेंड रुक जाओ जरा, मैं जीपी बनाऊं तो लिखूंगा कैसे इसको, 550 रुपये लिखवा दूं। अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर या 1 ईयर, जैसे मर्जी आप लिखें, तो क्या होगा, 500 के अंदर प्लस होगा 500 का 10%। इस तरीके से लिखना सही रहेगा, इस तरीके से मत करो, इंटरेस्ट वाली लाइन अलग से मत दिखाओ, ठीक है। इसकी मतलब कि दिखानी है दिखा दो, ये दिखाना है दिखा दो, लेकिन इसकी कैलकुलेशन मत करो, ठीक है। ये आया तुम्हारे पास इंटरेस्ट, कैलकुलेशन ना करूं तो यही चीज है, और प्रिंसिपल है ये। तो अमाउंट कितना बनेगा, अमाउंट में होगा प्रिंसिपल भी और इंटरेस्ट भी, दोनों चीजें मिलेगी। प्रिंसिपल वाली वैल्यू भी होगी तुम्हारी, जो तुमने पैसा लगाया, और तुम्हारे को जो इंटरेस्ट मिला वो दोनों जुड़ के मिलेगा, ठीक है। तो ये तुम्हारे को मिलेगी कैलकुलेशन, ठीक है। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो मेरे पास क्या आता है, 500 कॉमन आ जाएगा इसके अंदर से, 500 कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस 10 अपॉन में 100, ठीक है। और अगर मैं एक स्टेप इसका और कैलकुलेट कर लूँ तो बन जाएगा 500, ये आ जाएगा 100 एलसीएम लेके 100 और 100 में 10 प्लस कर दिए तो ऐसे हो ना, 100 प्लस 10 अपॉन में 100। तो अगला स्टेप बन जाएगा 500 के अंदर 110 अपॉन में 100, ठीक है जी। और चाहो तो 10 से 10 काट दो, तो ये बन गया मेरे पास 511 अपॉन में 10। वो यहाँ पे भी तुम इतना तो काट ही सकते थे, 10 से 10। आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल के बाद कितना अमाउंट हो जाएगा। अब प्रिंसिपल क्या लगेगा तुम्हारा, ये वाला लगेगा 500 इंटू 11 अपॉन में 100, ये प्रिंसिपल है, ठीक है। और इसी का कितने परसेंट इंटरेस्ट लगेगा, प्लस क्या चीज होगी इसके अंदर, 10%। इसी का 10%। अब तुम्हारे को 2 साल के बाद ये अमाउंट मिलेगा। अब लग रहा है बहुत ज्यादा पैसे मिल जाएंगे, तो बहुत बार 500 आ रहा है ना, ऐसे लग रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं, छोटा हो जाएगा। देखते हैं क्या चीज छोटी होगी। अब आप देख रहे हैं कि दोनों में से ये चीज कॉमन है, ठीक है, और बीच में तुम्हारा प्लस का साइन, है ना। इसमें से और इसमें से ये चीज कॉमन आ जाएगी, तो 500 इंटू 11, अरे यार 11/10 था बेटा, यहाँ पे 10 है, ये 2 जीरो नहीं है, 10 है, 11/10 ये कॉमन आ गया। यहाँ कितना बचेगा इसकी जगह पे 1, और इसकी जगह पे क्या बचेगा, वही 10/100, है ना। 10/100 का पीछे वाला एक जीरो तो काट ही देता हूँ, तो 1/10। तो अगला स्टेप क्या आ जाएगा, 500 इंटू 11/10, और इसका एलसीएम लेके जब सॉल्व करोगे, ये ब्लू वाले पार्ट का, इसको एलसीएम लेके जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 11/10 ही आएगा। आप समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। समझ पा रहे हैं सर। बाकी बच्चे भी बता दें मुझे, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे, कैलकुलेशन समझ में आई कि नहीं आई। यस सर। काव्या, डन।
मैसेज नहीं पढ़ूंगा मैं। अच्छा एक और निकाल लेता हूं, अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल के बाद। अब 3 साल के बाद कितना अमाउंट मिलेगा, ये वाला प्रिंसिपल जो था अमाउंट, अरे हिमांशु आवाज कम कर। अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स जो था वो तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल बन गया, ठीक है। तो तीसरे साल का प्रिंसिपल ये हो गया 500 इंटू 11 अपॉन में 10 इंटू 11 अपॉन में 10, और इसके अंदर प्लस हो जाएगा इसी का 10%, 11 अपॉन 10, 11 अपॉन 10 का 10%, ये ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो काट देता हूँ। अब इसके अंदर फिर से देखो, ये 3 कैलकुलेशन और ये 3 कैलकुलेशन सेम है बिल्कुल दोनों तरफ, बीच में प्लस का साइन है, तो कॉमन निकाल लूंगा मैं ये पूरा 500 इंटू 11 अपॉन में 10 इंटू 11 अपॉन में 10, और यहाँ पे इसकी जगह पे बचेगा 1 प्लस, और इसकी जगह पे क्या बचेगा 1 अपॉन में 10, और कैलकुलेशन करूंगा इसका एलसीएम लेके सॉल्व करूंगा तो अगेन वही आ जाएगा 500 इंटू 11 अपॉन 10, 11 अपॉन 10 तो ये कॉमन लिया हुआ था, और ये इस चीज को सॉल्व करा फिर से, तो यहाँ पे अगेन वही कैलकुलेशन आने वाली है 11 अपॉन 10, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे एक पैटर्न देखा, यहाँ पे क्या लिख रहा हूं मैं इसको, देखो ऐसे लिख रहा हूं, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, ज्यादा लंबा हो जाएगा, ऐसे ऐसे लिख देता हूँ नीचे, आफ्टर 1 ईयर वो आया था 500 इंटू 11 अपॉन में 10, ऊपर दिखा देता हूँ आपको। एक साल के बाद जो अमाउंट था वो ये था 500 इंटू 11 अपॉन में 10। 2 साल के बाद ये रहा अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स, वो आया था 500 इंटू 11 अपॉन में 10 इंटू 11 अपॉन में 10, ठीक है। ऐसे ही अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स वो आ गया 500 इंटू 11 अपॉन में 10 इंटू 11 अपॉन में 10 इंटू 11 अपॉन में 10 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा 4th ईयर 5th ईयर 6th ईयर जैसा भी आप चाह रहे हैं। तो ये पैटर्न मुझे कैसा लग रहा है, मतलब कि अच्छा भी लग रहा है, अच्छा तो लग रहा है। जीपी में है 11 अपॉन ये देख रहे हैं 11 अपॉन 10 है, यहाँ पे 11 अपॉन 10 की पावर 2 हो गई, यहाँ पे 11 अपॉन 10 की पावर 3 हो गई, ठीक है। तो इस पैटर्न में क्या हो रहा है कि हर जो फर्स्ट टर्म है उससे अगली टर्म को लाने के लिए 11 अपॉन 10 मल्टीप्लाई होता जा रहा है एक बार, ठीक है। तो ये बन गया जीपी, अब लिख सकते हैं हम इसको जीपी, और इस सीक्वेंस की जो फर्स्ट टर्म है वो है 500 इंटू 11 अपॉन 10, ठीक है, और जो इसके अंदर कॉमन रेशो है वो है 11 अपॉन 10, वो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब आप पूछ लो क्या पूछ लो, ये एक साल के बाद वाली कैलकुलेशन फर्स्ट टर्म को शो कर रही है, 2 साल के बाद वाली कैलकुलेशन 2 साल को शो कर रही है, यानी कि सेकंड टर्म को शो कर रही है, 3 साल के बाद जो अमाउंट हमें मिल रहा है वो तीसरी टर्म को ही शो कर रहा है। ऐसे ही आपने पूछा कि 10 साल के बाद कितना अमाउंट आपको मिलेगा, यानी कि आप अमाउंट आफ्टर 10 ईयर्स हमसे पूछ रहे हो, यहां पे मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या है, क्वेश्चन मार्क है, लेकिन इसके हिसाब से मैं कह सकता हूं कि यार ये 10th टर्म होगी, ठीक है। तो मुझे एक तरीके से निकालना है, यानी कि जो मुझे निकालना है अमाउंट आफ्टर 10 ईयर्स, वो एक तरीके से इस जीपी की 10th टर्म है, और 10th टर्म का मतलब हो गया ए आर पावर 9, यही हुआ ना कि नहीं? yes. यही हुआ, फर्स्ट टर्म फर्स्ट को शो कर रहा है, सेकंड टर्म सेकंड को शो कर रहा है, और थर्ड टर्म थर्ड को शो कर रहा है, और 3 साल को शो कर रहा है, तो यही होना चाहिए ना। एक सेकेंड, फर्स्ट, हाँ यही होगा। तो फर्स्ट टर्म कितनी है 500 इंटू 11 अपॉन में 10, ठीक है, और आर की वैल्यू कितनी है 11 अपॉन में 10, और इसकी पावर कितनी आ जाएगी 9। तो क्या कैलकुलेशन आ जाएगी 500 इंटू 11 अपॉन 10 कितनी बार है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 9 है, तो बेसिस सेम हो तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10। तो ये मेरा आंसर रहेगा।
अब ये कैलकुलेशन उन्होंने भी करके नहीं दे रखी होगी, देख लेते हैं एक बार। उन्होंने इस फॉर्म में दिया है, यानी कि पॉइंट में कर रखा है और पावर 10 ही आ रही है, तो हमारा भी हो जाएगा। देखो कैसे, 500 इंटू 11 अपॉन में 10 को मैं लिख सकता हूँ 1.1, और इसकी पावर कितनी आ जाएगी, 10 ही आएगी। ठीक है जी, बताएं समझ में आया sir. आया कि नहीं आया। तो अब ये आया सर। आपने समझ के करना होगा। देख लो इसके अंदर कितना हमें सोचना पड़ा है और क्या क्या करना पड़ा है यहाँ पे, तो ये भेजे में आना चाहिए आपको। सिंपल सा लॉजिक यूज करना है कि प्रिंसिपल हर साल का कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर चेंज होता चला जाता है। अगर हम पैसा नहीं निकाल रहे तो पहले साल से दूसरे साल में आएंगे तो प्रिंसिपल बढ़ जाएगा, दूसरे से तीसरे साल में आएंगे प्रिंसिपल फिर बढ़ जाएगा। आपके सामने है, प्रिंसिपल हर साल बढ़ के मिला है हमें। ठीक है, एक बारी करके देखना, नहीं आएगा तो फिर अगली क्लास में फिर से बात करेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अरे बुक नहीं खुली हुई, एक सेकंड, किसी का मैसेज है। ओके, प्रश्न संख्या 32। वो कह रहा है इफ AM यानी कि अरिथमेटिक मीन एंड GM यानी कि ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 8 and 5 है जी। क्या कह रही है, इफ अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं ना वो अरिथमेटिक मीन है और अरिथमेटिक मीन है और ज्योमेट्रिक मीन है। ठीक है, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और वो क्या है, 8 है और 5 है। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से देखो, पहले मैं बताता हूं। अरिथमेटिक मीन जो है वो है 8, ज्योमेट्रिक मीन जो है वो है 5। ठीक है, और अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन क्या है, रूट्स हैं ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये दोनों रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के और उनकी वैल्यूज हमें दे रखी है। बोलो ये बात समझ में आती है कि नहीं आती, जो मैंने लिखी है यहाँ पे। रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो है अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन, और उनकी वैल्यूज क्या है, 8 और 5 है। ठीक है, देन ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है तो क्वाड्रेटिक रूट से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, ये 10th क्लास में हमने सीखा था। रूट से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। बस हमें क्या करना होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला है उसको ध्यान में कर लेते हैं। वो था k टाइम्स किसका, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू में x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, सही कह रहा हूं मैं ये? नहीं, मैं गलत लिख गया, गलत लिख गया ना मैं ये? आई बात, गलती समझ में आई किसी को, क्या गलत लिख गया हूं मैं? बताओ। क्या कुछ गलत लिख गया हूं मैं यही ये? तो है। मैं क्वेश्चन गलत पढ़ गया। अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है ना उसका अरिथमेटिक मीन और उसका ज्योमेट्रिक मीन 8 और 5 है। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो अरिथमेटिक मीन है और उनका जो ज्योमेट्रिक मीन है वो 5 है। ठीक है, तो ये रूट्स नहीं है, रूट्स जो भी हैं उसका अरिथमेटिक मीन 8 है और उसी का ज्योमेट्रिक मीन 5 है। ठीक है, तो यहां पे मैंने ऐसे लिखा इसको, लेट रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर अल्फा एंड बीटा, जैसा हम लिखते थे 10th के अंदर। अल्फा और बीटा क्या मान लिए, इसके रूट्स मान लिए। ठीक है, अब इन रूट्स का अरिथमेटिक मीन अगर निकालोगे तो अगर मैं लिखूं अरिथमेटिक मीन ऑफ अल्फा एंड बीटा, तो आप क्या लिखोगे, अल्फा प्लस बीटा अपॉन में 2।
ऐसे लिखोगे ना, किसी भी दो नंबर का अरिथमेटिक मीन निकालना तो उसको 2 से डिवाइड कर दो प्लस करके। यही तो सीखा था अभी हमने एपी के अंदर। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये किसके इक्वल है, ये चीज किसके इक्वल है, 8 के। 8 के इक्वल है। ठीक है, तो ये 8 के इक्वल है, तो कैलकुलेशन यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की कितनी आ जाएगी, 16। ठीक है, ऐसे ही ज्योमेट्रिक मीन ऑफ अल्फा एंड बीटा क्वेश्चन के हिसाब से कितना है वो, 5। तो पहले इसको ऐसे, इसको भी ऐसे लिख देता तो ज्यादा अच्छा था। ये अब समझ में आ जाएगा तुम्हें। अर्थमेटिक मीन ऑफ अल्फा एंड बीटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये है 8, तो इसका मतलब जो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, उसका अर्थमेटिक मीन निकालना है तो दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 करो, और वो किसके इक्वल आएगा, 8 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16। ऐसे ही ज्योमेट्रिक मीन ऑफ अल्फा एंड बीटा क्वेश्चन के हिसाब से है 5, और ज्योमेट्रिक मीन किसी दो नंबर का हमें निकालना हो तो वो कैसे निकलता है, रूट करना पड़ेगा उन्हीं दोनों नंबर का, और वो किसके इक्वल है, 5 के। अगर मैं अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट निकालना चाहता हूं तो इसका रूट हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। समझ में आई बात। बताओ, समझ में आई तो बता दो, नहीं आई तो बता दो। हार्दिक, यस समझ में आ रही है बेटा। हिमांशु, हार्दिक, कीर्ति, संभव और बाकी दो बच्चे तो भी गायब है। आ रही है सर। हम्म, तो अब मुझे मालूम है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी कि सम ऑफ रूट्स यहाँ पे मेरे हिसाब से बनेगा अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि रूट्स को मैं अल्फा और बीटा मान चुका हूँ। तो इसी फॉर्मूले को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। तो इस के को लिखने की यहाँ फिलहाल तो कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इक्वल में 0 ही ले आना है हमने। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, मैंने रूट्स यहाँ पे क्या माने थे, अल्फा और बीटा, यानी कि यहाँ बनना चाहिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे आनी चाहिए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा और बीटा की वैल्यू का जो अल्फा और बीटा का जो प्रोडक्ट है वो यहाँ आना चाहिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा कितना आया मेरे पास, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 16, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आई है, 25, ये रही ऊपर। तो ये बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स का अरिथमेटिक मीन तो होगा 8 और ज्योमेट्रिक मीन होगा 5। ठीक है जी, समझ में आया तो मुझे बताओ, नहीं आया तो मुझे बताओ, जो पूछना चाहते हो पूछ लो। मैं थोड़ा सा ऊपर करके स्क्रीन दिखा रहा हूँ ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आ गया सर समझ। आ गया सर। चलो ठीक है, फिर मिसलेनियस स्टार्ट कर लेते हैं इसकी। ये अगली एक्सरसाइज आपकी हटा दिया उन्होंने, वरना बहुत बढ़िया क्वेश्चन थे ये वाले सारे के सारे। Show that the sum of m plus nth term and m minus nth term of an AP is equal to twice the mth term। ठीक है, तो यहाँ पे अब मिक्स क्वेश्चन आएंगे, अब थोड़ा सोचने वाला काम रहेगा यहाँ पे। तो AP की बात करी थी उनने, कोई टर्म हमें सोचने नहीं है कि किस AP की है या GP की है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ m प्लस, इफ द सम ऑफ m प्लस nth एंड m माइनस nth टर्म ऑफ एन AP, ठीक है, m प्लस nth टर्म पे जो भी टर्म होगी, m प्लस nth जोन सी भी टर्म होगी और m माइनस nth जोन सी भी टर्म होगी, इन दोनों का जो सम है वो ट्वाइस है
mth टर्म का, ये हमें प्रूव करना है किसी एपी का, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म को ए और कॉमन डिफरेंस को मैं डी ही मान रहा हूं। लेट फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी डी, जो हम नॉर्मली हम लिखते हैं रूल के अंदर। तो अब हमें प्रूव करना है ये इक्वल है किसके, ट्वाइस ऑफ mth टर्म। ये चीज हमें प्रूव करनी है, ठीक है जी। इतना समझ में आया पहले तो बताओ, तब आगे बढ़े, वरना नहीं बढ़े। बोलो, ये तो समझ में आ गया जो चीज हमें सर, आ गया, प्रूव समझ करनी आ है, गया। ठीक है। m प्लस nth टर्म निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, a प्लस m प्लस n माइनस वन इंटू डी, और m माइनस nth टर्म निकालोगे तो आएगा a प्लस m माइनस n माइनस वन इंटू में डी। मैं लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। जो चीज़ प्रूव करनी थी उसकी लेफ्ट हैंड साइड ये है, और इसको सॉल्व करना हम शुरू कर रहे हैं। तो अब सारा येलो वाला ही काम हो रहा है। तो कितना आएगा यार, जरा देखना। यहाँ पे मैं a और a को लिख सकता हूँ 2a, और d वाले में से d कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या आ जाएगा, d कॉमन लेने के बाद m प्लस n माइनस वन प्लस m माइनस n माइनस वन, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि n और n तो कट गए। और बस इतना ही कट रहा है ना, m और m 2m आ जाएगा और माइनस का 2 आ जाएगा। तो अब चाहो तो इसमें से 2 कॉमन ले लो, या d के मल्टीप्लाई करा दो ताकि कोई दिक्कत रहे ही ना। 2md और माइनस 2d, 2 से मैंने d से मैंने मल्टीप्लाई करा दिया। तो ये तो आ गया दोनों टर्म का सम जो लिखी हुई थी m प्लस n और m माइनस n टर्म। अब मैं राइट हैंड साइड को ले रहा हूँ, 2 टाइम्स किसका, mth टर्म का, यही था ना, 2 टाइम्स ऑफ mth टर्म, ठीक है। mth टर्म कितना होगा, a प्लस m माइनस वन इंटू डी, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई और d से मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये आएगा 2a प्लस 2d m माइनस वन, इस d को पहले लिख दिया और 2 से मल्टीप्लाई करा दिया तो 2d m माइनस वन होगा। अब ब्रैकेट बड़े वाला लगाने की जरूरत है नहीं, 2a का 2a रहा, 2d और m की मल्टीप्लाई 2dm आएगा, और 2d और 1 की मल्टीप्लाई कितना आएगा, 2d आएगा। क्या ये और ऊपर वाली कैलकुलेशन लेफ्ट हैंड वाली सेम आई है क्या, 2a 2a 2md माइनस 2d, लेफ्ट हैंड साइड ये थी, राइट हैंड साइड ये है, तो दोनों सेम आ रहा है। सर हाँ बोलो। आपने LHS के लास्ट स्टेप में क्या किया था? देखो d से मल्टीप्लाई कराया, d से मल्टीप्लाई करा दिया, ब्रैकेट मैंने वो पहले कॉमन ले लिया था, कॉमन लेने के बाद जब वो प्लस माइनस करा दिया छोटा हो गया तो फिर मैंने d से वापस मल्टीप्लाई करा दिया। बताओ कुछ गड़बड़ लगी सर D से ही क्यों कराया? तो d ही तो है बाहर, और क्या है। अच्छा अच्छा। और यहाँ पे तो 2a को थोड़ा ना d से कराया, मैंने इसको ही तो कराया, d से, d बाहर है तो d से ही मल्टीप्लाई कराऊंगा, और किससे कराऊंगा। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम ये दोनों कैलकुलेशन सेम आ रही है हमारी, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो और राइट हैंड साइड है जो मतलब कि जो भी कैलकुलेशन है वो सेम आई है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यानी कि ये वाली कैलकुलेशन और ये वाली कैलकुलेशन सेम आ रही है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि फ्रॉम 1 एंड 2 हम कह सकते हैं कि सम ऑफ m प्लस nth टर्म और m माइनस nth टर्म का जो सम है वो 2 टाइम्स है mth टर्म के, ठीक है। बताओ, देख लो, अगर कुछ देखना है तो, समझना है, पूछना है कुछ तो बताओ। ये चीज हमें प्रूव करनी थी तो मैंने उसको अपना लिख लिया ऐसे। अरे बता दो भाई, कोई दिक्कत है तो बता दो, कोई पूछना है तो बता दो। सर कोई दिक्कत नहीं है। The sum of the three numbers in AP is 24 and their product is 440. Find the numbers. एक AP है, उसके जो पहले 3 टर्म हैं, 3 नंबर्स हैं, उनका जो सम है वो है 24। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म। ऐसे होगी, ये फर्स्ट टर्म होगी, ये सेकंड टर्म होगी और ये थर्ड टर्म होगी, और इन तीनों टर्म का जो सम है वो कितना है 24। ऐसे मैं लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसको लिखने में। ए कितना आ जाएगा 3a, और d और 2d प्लस करके कितना आ जाएगा 3d, 3 कॉमन, ये हमें मिल गया फर्स्ट इक्वेशन। और इन तीनों का जो प्रोडक्ट है वो 440 है। अब प्रोडक्ट का तो देखो, सम का तो मैं फिर भी कोई फॉर्मूला लगा सकता था, क्योंकि सम का फॉर्मूला हमने डिराइव कर रखा है, उसको समझ रखा है कि सम एपी के अंदर 3 टर्म का सम हम लिख सकते हैं, वही एसएन वाला रूल। लेकिन उनका प्रोडक्ट वाला तो कोई फॉर्मूला है ही नहीं हमारे पास, तो उस प्रोडक्ट को तो मुझे दिखाना ही पड़ेगा। तो तीनों टर्म्स का वापस से प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ, ए प्लस डी और a प्लस 2d, इन तीनों का जो प्रोडक्ट है वो 440 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन सेकंड केस। ऐसे लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है कुछ कि सेकंड केस में ही ऐसा हुआ, ऐसे ही लिख दो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दोगे तो चलेगा। अब इसमें क्या कर सकते हैं, ये दूसरी क्वेश्चन है। अब इसको ए की वैल्यू लगा दे। ए की या डी की किसी एक की वैल्यू लगा दो, ठीक है। ए की वैल्यू लगाऊंगा तो मुझे तीन तरफ लगानी पड़ेगी, और डी की वैल्यू लगाऊंगा तो 2 तरफ लगानी पड़ेगी। तो मैं डी की वैल्यू निकाल के वो पुट कर दूंगा। तो इसको मैं इक्वेशन 1 ना लिख के बेटर है कि इसके अगले स्टेप को इक्वेशन 1 लिखूं, जिसमें से डी की वैल्यू निकाल दूंगा। इसको मैं इक्वेशन 1 लिख रहा हूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो डी की जगह पे 8 माइनस ए पुट कर रहा हूं इन इक्वेशन 2, पुट इन इक्वेशन 2, ठीक है। लगा रहा हूं तो कितना होगा देखो, ए का तो ए ही रहेगा, लेकिन डी की जगह पे आ जाएगा 8 माइनस ए, ठीक है। इस डी की जगह पे और इस डी की जगह पे आ गया 8 माइनस ए और 8 माइनस ए। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो रहा था तो वो होगा अभी। यहाँ क्या होगा देखो, ए से ए कट जाएगा, 8 आ गया। यहाँ पे क्या होगा, ए प्लस देखते रहना भाई कैलकुलेशन, 16 माइनस ए, फोर से दोनों तरफ कट कर रहा हूं, फिर 2 से कट कर रहा हूं, तो मेरे पास आ गया 16a माइनस ए स्क्वायर, किसके इक्वल 55 के इक्वल। अगर मैं सारी टर्म्स एक तरफ कर लूँ, क्योंकि एक तरफ ए स्क्वायर भी है, ए भी है और कांस्टेंट भी है, तो ये क्वाड्रेटिक बन गई, और क्वाड्रेटिक को हम सोल्व करना जानते ही हैं। तो ए स्क्वायर को उधर भेज रहा हूँ, 16a को भी उधर भेज रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर उधर गया प्लस का, 16a उधर गया तो माइनस का, और 55 वहीं का वहीं रहेगा प्लस का, और इक्वल में क्या आया 0। मल्टीप्लाई करके 55 आए, प्लस करके 16 आए, 11 और 5 बच्चों ने बता दिया, नहीं तो मैं डी वाले रूल से कर लेता इसको, है ना। तो इसका मतलब जब मैं a माइनस 11 को 0 के इक्वल रखूंगा और a माइनस 5 को 0 के इक्वल रखूंगा, तो मेरे को a की 2 डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी, 11 भी और 5 भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं हमसे वो आगे। फाइंड द नंबर्स, अच्छा a के बाद मुझे d भी निकालना पड़ेगा तभी काम बनेगा, और d का और a का रिलेशन मेरे को फर्स्ट इक्वेशन में मिल ही चुका है, d इज इक्वल टू 8a। d की जो वैल्यू वो 8 में से a को माइनस कर दो। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 2 डिफरेंट a मेरे पास आए हैं, तो 2 डिफरेंट d भी मेरे को मिलेंगे। तो अगर मैं a को 11 ले लेता हूँ, देन d की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 8 माइनस 11, यानी कि माइनस का 3। और अगर मैं a की वैल्यू को 5 ले लेता हूँ, ये वाला, तो यहाँ पे मुझे d मिल जाएगा, 8 में से 5 गया 3, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर्स कौन कौन से आ रहे हैं, नंबर्स आर, मेरे को नंबर्स पता थे कौन कौन से थे, ए प्लस डी और a प्लस 2d। एपी के अंदर तो आपको मालूम ही है ना कि पहली टर्म से दूसरी टर्म में जाने के लिए डिफरेंस को प्लस करा देते हैं, तो उसी के हिसाब से ये लिखा जा रहा है, a प्लस डी और a प्लस 2d। तो a की वैल्यू को 11 लिखा, तो ये आ गया 11 में d को प्लस करा, यानी कि 11 के अंदर -3
लिख दिया, 11 के साथ -3 कर दिया तो कितना आ जाएगा 8, और इसके अंदर -3 कर दोगे तो 5। इसके हिसाब से नंबर, पहला नंबर बनेगा 5, 5 में 3 प्लस कर दोगे तो 8, और 8 में 3 प्लस कर दोगे तो 11। तो नंबर्स तो वही तीनों हैं, 8, 5 और 11, लेकिन दो डिफरेंट एपी बने। अगर यहाँ पे कहता ना एपी, तो एपी तो दो बने थे, एपी 1 पहला और एपी दूसरा, दो अलग अलग एपी बनते। क्योंकि आपने एपी नहीं कहा कि एपी निकाल के दिखाओ, आपने कहा सिर्फ नंबर निकाल के दिखाओ। तो मैंने दो केसेस सोल्व करे, उन दोनों केसेस से मुझे नंबर्स तो सेम ही मिले हैं, तो फाइनल आंसर मेरा नंबर्स का है। तो नंबर्स मेरे 3 ही है, 11, 5 और 8। ठीक है, वो किसी ऑर्डर पे भी लिख दूं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आप अगर कहते हैं ना दो एपी बनेंगे या कितने एपी बनेंगे या एपी लिखो, तो फिर दो डिफरेंट एपी बनते, ये वाला और ये वाला, दो अलग अलग एपी थे, लेकिन नंबर तो वही तीनों है, 5, 8 और 11। 9.4 तो खैर हमारी हट गई है, ये रहे 5, 8 और 11। समझ में आया? ये रहा आंसर, ये दिखा देता हूँ, ये आंसर शीट ये रही, 5, 8 और 11। तो वो 11, 8 और 5 भी लिखा दे तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि मुझे एपी नहीं दिखाना, मुझे सिर्फ नंबर दिखाने थे। तो नंबर तो दोनों तरफ सेम ही है, दोनों डिफरेंट तरीके से सॉल्व करने के बाद मुझे नंबर सेम ही मिले। हाँ जी हिमांशु, हाँ जी बोलो बोलो। ये 11, 8 और 5 वाली क्यों नहीं बन सकती? बनी दोनों है, ये भी है और ये भी है, मुझे एपी नहीं बनाने थे। क्वेश्चन देखो ना, एपी का थोड़ी ना था कि एपी बनाओ, वो क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर्स, ना कि एपी। अगर एपी कहता तो दोनों सही थे, 11, 8, 5 भी और 5, 8, 11 भी। हिमांशु, हमारा क्वेश्चन ये नहीं है कि एपी निकालो, सिर्फ नंबर लिखने हैं, 3 नंबर लिखने हैं, किसी भी ऑर्डर में लिख दो, चाहे 11, 8, 5 लिख दो, चाहे 5, 8, 11 लिख दो, चाहे बीच वाले को पहले लिख के दूसरा और तीसरा डाल दो, किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, नंबर पे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाले। लेकिन मुझे यहाँ पे एपी नहीं पूछा, आपने एपी पूछते तो दोनों आंसर मेरे को लिखने पड़ते, फिर ये भी एक एपी बनता। तो ये 11, 8, 5 भी तो लिख सकते थे। हाँ लिख सकते हैं, कौन कह रहा है नहीं लिख सकते, लेकिन दोनों लिखने का फायदा नहीं है ना। आंसर या तो तुम कहते आंसर होता 11, 8, 5, या आंसर होता 5, 8, 11, कोई एक लिख दो, दो दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भी उन्हीं नंबर को बता रहा है, ये भी उन्हीं नंबर को बता रहा है। एपीज डिफरेंट है लेकिन नंबर्स तो सेम ही है। बोलो जी, समझ में? ओके सर। हाँ जी, यस सर, समझ आ गया।